हेलो स्टूडेंट्स, तो आज ये लास्ट वीडियो है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। लास्ट क्लास तक हमने इलेक्ट्रिक पावर के बारे में डिस्कशन किया था और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और कुछ पेंडिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी के। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा जो पेंडिंग क्वेश्चन है वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। ओके, आपके जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स आप बीच में पूछ सकते हैं। फाइन, ओके। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे सामने 3 क्वेश्चन है। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इस फर्स्ट का सॉल्यूशन हम लिखने वाले हैं, या जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल है, सो फर्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर नोट करेंगे। क्या क्वेश्चन है? व्हाई डज द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर डज नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। मीन्स कि कोड मीन्स जो वायर कनेक्टेड है हीटिंग एलिमेंट से, जैसे बल्ब, तो बल्ब से जो वायर कनेक्टेड है, ओके, वो कोड ग्लो नहीं करती, बट जो हीटिंग एलिमेंट है वो ग्लो करता है। अंडरस्टूड? उसका क्या रीजन है? तो कोड जो बनती है, कोड वायर जो बनता है वो कंडक्टर से मिलकर बनता है, दैट इज कॉपर। ठीक है, जनरली हम कॉपर यूज करते हैं। तो कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है, और जो हीटिंग एलिमेंट बनते हैं वो एलॉयज से बनते हैं। किससे बनते हैं? एलॉयज से। और एलॉयज का जो रेजिस्टेंस है, ओके, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर। तो कॉपर जो एलॉयज है उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? ज्यादा होने की वजह से हीट ज्यादा डेवलप होगी, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं हीट डेवलप का, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, तो आर जितना बड़ा होगा हीट उतनी ज्यादा डेवलप होगी। तो जो हीटिंग एलिमेंट है वो एलॉय से मिलके बनते हैं, और जो कोड होती है वो हमारे कंडक्टर से मिलके बनती है। ओके, सो कंडक्टर से मिलके बनती है, इसलिए वो ग्लो नहीं करती, क्योंकि उतनी हीट डेवलप नहीं हो पाएगी। जितनी ज्यादा हीट डेवलप होगी उतना ज्यादा ग्लो होगा। ओके, सो इसी की बेसिस पर हम क्या करेंगे? आंसर करेंगे। we know that chord of heating element is made up of, we know that chord of heating element is made up of a conductor like copper. So its resistance is low. Its resistance is low as compared to material of heating element. Heating element which are alloys, like nichrome, having higher resistance, higher resistance. ओके, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है और एलॉयज का रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इस वजह से क्या होता है? इस वजह से जो हीट है वो एलॉयज में ज्यादा डेवलप होती है और कंडक्टर में क्या होती है? कम डेवलप होती है। ओके, तो उस पॉइंट को भी यहां पे हम नोट करेंगे। Therefore during current flow more heat is developed
developed in heating element as compared to cold. So heating element glows. Heating element glows, whereas cold does not. ठीक है, और हम लिख सकते हैं कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर के, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उससे हीट भी डेवलप ज्यादा होगी। अंडरस्टूड? इस कॉन्सेप्ट को हम जानते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt। तो देखिए 96,000 coulomb चार्ज एक घंटे में यानी 1 आवर में पास हो रहा है, कितने पोटेंशियल डिफरेंस के बीच? 50 वोल्ट। ओके, सो क्वेश्चन सेकेंड का सॉल्यूशन क्या गिवन है क्वेश्चन में वो देखिए। पहले गिवन है चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? 96,000 कूलोम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 50 वोल्ट। और टाइम दिया हुआ है कितने आवर में? 1 आवर। 1 आवर, आर ऐसा यूनिट नहीं है तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम किसमें? सेकेंड में। और तो हमें पता है 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, कैसे? 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, ये तो हम सब जानते हैं। और 60 मिनट इक्वल्स टू क्या होता है? मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। सो इस मिनट की जगह क्या लिख देंगे हम? 60 सेकेंड। ओके, तो कितना आ जाएगा? 3600 सेकेंड। ओके, यही मैंने यहां पर लिखा है, बता दो इसको। ओके, अब देखिए हमें निकालना क्या है? हमें हीट जनरेटेड फाइंड करना है, हमें कितनी हीट डेवलप होगी वो फाइंड करना है, यानी एज फाइंड करना है। तो एज का एक फॉर्मूला हमने लिखा था कि एच इक्वल्स टू होता है Q इंटू वी। ठीक है, एज का एक फॉर्मूला लिखा था हीट डेवलप का, Q इंटू वी, लास्ट क्लास में हमने देखा था। ओके, तो वैल्यू पुट कर दो यहां पर। Q की वैल्यू कितनी? 96,000 और V कितना है? 50 वोल्ट। ओके, तो कितना बनेगा ये? 96 5 जा 480। ओके, 6 5 जा 30, 3 कैरी ओवर, 9 5 जा 45 एंड 3 48। ये 96 5 जा, अब जीरो कितने? 30 ये एक और एक जीरो है 40। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ? कितने जीरो? 1 2 3 4 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 5। और ये कितना है? 48। हमारा साइंटिफिक फॉर्म क्या होता है किसी भी बड़े नंबर या छोटे नंबर को लिखने का? कि यहां पे जो लिखा है जैसे 48, इसमें ये डेसिमल नंबर होना चाहिए और डेसिमल से आगे केवल एक सिंगल डिजिट होनी चाहिए। ओके, सो अगर सिंगल डिजिट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दूं, तो 10 से डिवाइड करूंगा तो 4.8, क्योंकि इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 4.8 बन जाएगा। और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 टू द पावर 5 है, एक जीरो और बढ़ जाएगा तो 10 पावर 6, और ये जूल। ओके, इतनी हीट डेवलप होगी। ओके, ये कैसे आया? क्योंकि देखो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट जैसे मैंने अभी बोला कि डेसिमल से आगे एक डिजिट होनी चाहिए, ये डेसिमल नंबर होना चाहिए। ओके, तो डेसिमल नंबर के लिए क्या करते हैं? डेसिमल नंबर के लिए इसको 10 से डिवाइड कर दो तो 4.8 बन जाएगा, लेकिन अपनी मर्जी से तो कर नहीं सकते, तो 10 से डिवाइड किया तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 5 है, एक पावर और बढ़ जाएगी। ओके, कितनी हो जाएगी? 6। सो आंसर विल बी 4.8 इंटू 10 पावर 6 जूल।
यहाँ पे जो टाइम है, इस टाइम का यहाँ पे कोई रोल नहीं है एक्चुअल में, यहाँ पे टाइम का कोई रोल नहीं है। फाइन। हाँ, अगर दूसरा फॉर्मूला आप लगाना चाहो, कौन सा, आई स्क्वायर आर टी, ओके, लेकिन वहां पे फिर रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, पहले करंट फाइंड करना पड़ेगा क्यू और टी के हेल्प से, फिर रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा और फिर पुट करना पड़ेगा। तो इतनी मगजमारी करना ही क्यों है? अगर आपको सिंपली अगर मिल रहा है आंसर, तो हम इतना उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों करें? ओके, सो हमारे पास अलग फॉर्मूला था, H इक्वल्स टू क्यू इंटू वी। ओके, ये हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम, टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट है 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में कितनी हीट डेवलप हो रही है? कि 20 ओम का रेजिस्टेंस से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और 30 सेकेंड में आपको हीट डेवलप फाइंड करनी है। ओके, सो देखिए थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, या गिवन डायरेक्ट लिख दो। गिवन क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ओके, करंट फ्लो हो रहा है और टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? 30 सेकेंड। रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस है 20 ओम और करंट तो फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर। कि इस तरीके से एक रेजिस्टेंस है लाइक दिस, इससे 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 20 ओम, और कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है? टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है 30 सेकेंड। हमें फाइंड करना है करंट, सॉरी हीट डेवलप्ड, हमें फाइंड करना है हीट डेवलप्ड। ओके, तो हमें फॉर्मूला पता है कि करंट, रेजिस्टेंस और टाइम अगर दिया हुआ है तो हमें फॉर्मूला पता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी का हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। फाइन। सो I is 5 एम्पियर मीन्स 5 स्क्वायर, R means 20 और time means 30. So 5 square 25, 20 into 30. Okay. So 25 2 जा 50, 53 जा 150. Okay. और एक जीरो ये और एक जीरो ये, तो 20. तो 15 इसको 30 को लिख सकता हूं किलो, क्योंकि 15,000 को मैं लिख सकता हूं 15 into 1000, 15,000 को लिख सकता हूं किलो। और हीट की एनर्जी, हीट एनर्जी की यूनिट क्या होगी? जूल। सो 15 किलो जूल। सो ये होगी आपकी हीट डेवलप्ड। ओके, ये होगी आपकी हीट डेवलप। क्लियर है? ओके, फाइन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? ओके, डायग्राम बना देते हैं जैसा क्वेश्चन में बोला है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है लाइक दिस। ओके, और इसका रेजिस्टेंस कुछ दे नहीं रखा है, करंट फ्लो हो रहा है कितना? 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, और बल्ब कनेक्टेड है जनरेटर से। ठीक है, जनरेटर से भी करंट प्रोड्यूस करते हैं हम, तो जनरेटर से कनेक्टेड है हमारा बल्ब, ये जनरेटर है। ठीक है, और इसका पोटेंशियल कितना है? 220 वोल्ट। तो हमारा इससे जो कनेक्टेड है वो केवल बल्ब है, तो पूरा का पूरा पोटेंशियल इस बल्ब को ही मिलेगा। तो बल्ब के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा कितना होगा? 220, क्योंकि और कोई कंपोनेंट हमारे सर्किट का पार्ट नहीं है। ठीक है, कोई कंपोनेंट हमारे सर्किट का पार्ट नहीं है। तो सर्किट का पार्ट अगर नहीं है तो पूरा का पूरा केवल एक ही एलिमेंट है हमारे पूरे सर्किट में, तो अगर एक ही एलिमेंट है तो पूरा का पूरा जो पोटेंशियल है वो किसको मिलेगा? बल्ब को मिलेगा। अंडरस्टूड? ओके, सो हमारे पास पोटेंशियल है, करंट है,
तो हमें निकालना है पावर। सो सॉल्यूशन आई कितना है 0.5 एम्पियर, V 220 वोल्ट, और हमें पावर निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला इनको रिलेट करता है? लास्ट क्लास में हमने देखा कि P इक्वल्स टू वी आई। ओके, V की वैल्यू आपको पता है 220, करंट की वैल्यू पता है 0.5, इस डेसिमल से ये उड़ जाएगा 0, तो बचेगा क्या 22 इंटू 5, एंड 22 इंटू 5 कितना होता है 110 वोट। ठीक है, तो दिस इज द पावर ऑफ दिस बल्ब, पावर ऑफ दिस बल्ब। ओके, सिंपल सा न्यूमेरिकल था, एक छोटू सा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वोट, rated 400 watt, operates 8 hours per day. What is the cost of the energy to operate it for 30 days? At Rs 3 rupees per kilowatt hour. तो पहले लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किलोवाट आवर क्या होता है। ठीक है, हमारे घर बिजली का जो बिल बनता है वो यूनिट के बेसिस पर बनता है कि कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई घर में। अंडरस्टूड? तो जो यूनिट जो होती है वो कितनी एनर्जी होती है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट बिजली का मतलब क्या है 1 किलोवाट आवर। ओके, तो हमें एक यूनिट का पैसा पता है कि 3 रुपीज लग रहा है, एक यूनिट का पर किलोवाट आवर मतलब पर यूनिट, तो एक यूनिट का कितना है 3। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ यूनिट, हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ यूनिट। क्लियर? तो नंबर ऑफ यूनिट अगर पता चल जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट पता चल जाएगा तो क्या होगा आपका टोटल कॉस्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ यूनिट, ओके, नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालेंगे? तो देखो पहले तो टोटल एनर्जी कितनी खर्च हुई, टोटल एनर्जी कितनी खर्च हुई डिवाइडेड बाय एनर्जी इन 1 यूनिट, एनर्जी इन 1 यूनिट, 1 यूनिट में कितनी एनर्जी है, तो उससे नंबर ऑफ यूनिट पता चल जाएगा। ठीक है, उससे नंबर ऑफ यूनिट पता चल जाएगा कि टोटल एनर्जी कितनी है, और 1 यूनिट की एनर्जी कितनी है वो तो आपको पता है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर जूल में कितना होता है वो पता है, या टोटल एनर्जी को आप किलोवाट आवर में भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो हमें पावर दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 400 वोट, 400 वोट। ओके, और टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना, टाइम दिया हुआ है 8 आवर पर डे, 8 आवर पर डे, ये तो एक दिन का है। और हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितने दिनों के लिए बनता है 30 डेज के लिए, तो ये एक दिन का टाइम है पर डे, और हमारे पास कितने दिन है 30 डे, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। ओके, इधर ये डे से ये डे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 8 इंटू 30 240 आवर, यानी एक दिन में 8 आवर चल रहा है, तो 30 डेज में कितना चलेगा 240 आवर्स, तो टोटल टाइम जो है वो 240 आवर में। ओके, अब हम निकालते हैं एनर्जी, अब हम निकालते हैं एनर्जी। तो एनर्जी इन 30 डेज, एनर्जी इन 30 डेज, 30 दिनों में कितनी एनर्जी खर्च होगी। तो हमें पता है पावर का फॉर्मूला कि पावर क्या होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो यहां से एनर्जी मिल जाएगी आपको पावर इंटू टाइम। पावर दिया हुआ है कितना 400, टाइम दिया हुआ है कितना, ठीक है, इसको मैं वोट में लिख रहा हूं, ये वोट। ठीक है, क्योंकि आर को मैं क्या कर रहा हूं, मैं आर में ले रहा हूं, मैं इसको ऐसे ही सिस्टम में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमें जो एनर्जी पता है 1 यूनिट में वो किस में पता है आर में पता है। तो अगर मैं ये एनर्जी भी किलोवाट आवर में निकाल दूं
तो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे लिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी, दैट्स व्हाई। अंडरस्टूड। तो नंबर ऑफ यूनिट का है फॉर्मूला, आपको याद भी रखना है। तो एनर्जी पावर है 400 वोट, वोट को W लिख दिया, और टाइम कितना है 240 आर, 240 आर को मैंने एच लिख दिया। तो यहां से मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू 4 96, और ये 30, ये 30, ठीक है, 20 ये और 10 ये 30, और 24 इंटू 4 96, और यहां क्या बचा, W वॉट आर, वॉट आर। और 1000 का मतलब क्या होता है, ये 96,000 है, 1000 का मतलब किलो होता है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 96 किलो वॉट आर, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं, यस और नो। अब यहां पे पुट कर दो, नंबर ऑफ यूनिट एन इक्वल्स टू टोटल एनर्जी कितनी खर्च हुई, 96 किलो वॉट आर, 96 किलो वॉट आर, इतनी एनर्जी खर्च हुई। और 1 यूनिट में कितनी एनर्जी है, 1 किलो वॉट आर। ये किलो वॉट आर से किलो वॉट आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये तो बचेगा क्या 96। तो कितना यूनिट बना, 96 यूनिट्स, इतना यूनिट्स आपकी बनी। अब एक यूनिट का पैसा आपको पता है 3 रुपीज, तो 96 यूनिट का कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं बिल अमाउंट, बिल अमाउंट क्या बनेगा, चार्ज ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट का चार्ज कितना है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट, टोटल नंबर ऑफ यूनिट। ओके, चार्ज कितना है 3 रुपीज, और टोटल नंबर कितना बना हमारा 96, तो कितना हो जाएगा ये 96 3 जा 288 रुपीज। इतना इलेक्ट्रिसिटी का बिल बनेगा कब, अगर रेफ्रिजरेटर इतने वोट का 8 घंटे पर डे चल रहा है, और कितने दिन तक चल रहा है 30 डेज तक, तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल बनेगा कितना बनेगा 288 रुपीज। क्लियर, ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्या है, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट, ठीक है, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय द करंट। एनर्जी जो मिल रही है उसको कौन डिफाइन करता है, एनर्जी जो मिल रही है उसको कौन डिफाइन करता है, ओके, उसकी रेट को, किसकी बात हो रही है, रेट की बात हो रही है। तो रेट को कौन डिफाइन करता है, पावर, क्योंकि पावर की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, ओके, रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन। सो पावर डिफाइन करता है, तो इसका तो आंसर क्या होगा, पावर, क्योंकि पावर ही क्या बताता है कि एनर्जी किस रेट से कंज्यूम हो रही है, एनर्जी किस रेट से कंज्यूम हो रही है, ये कौन बताता है, पावर बताता है। अंडरस्टूड। सो इसका आंसर तो क्या होगा, पावर। फिर उसका ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, और ये हमारा सेकंड। तो फर्स्ट का आंसर लिखते हैं, क्या आंसर क्या है, पावर डिफाइंस रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन या एनर्जी डिलीवर्ड, ठीक। सो आंसर इज पावर। सेकेंड क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन। ओके, एक इलेक्ट्रिक मोटर है, ये मोटर, और कितना करंट ले रही है, 5 एम्पियर करंट ले रही है, और कितना वोल्ट लाइन से, कि यहां पे 2
वायर के बीच में ही कनेक्ट होगा लाइक दिस, या मैं सिंपली बैटरी कनेक्ट कर देता हूं लाइक दिस। तो इसका पोटेंशियल कितना है 220 वोल्ट। मींस ये दो पॉइंट यानी जो वायर, जैसे पोल पे जो वायर जा रहे हैं उनके दो वायर के बीच में कनेक्टेड है। दोनों वायर के बीच में जो पोटेंशियल होता है वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो कितना है 220 वोल्ट दिया हुआ इन्होंने। हमें निकालना है इसका पावर और एनर्जी कंजप्शन। एक तो पावर कितना है इसका ये भी निकालना है, और कितनी एनर्जी ये कंज्यूम करेगी वो भी निकालना है। कितने टाइम में 2 आवर्स में। 2 आवर्स में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी। पहले पावर निकाल लेते फिर एनर्जी निकाल लेते हैं। तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला अभी हमने यूज भी किया था V इंटू आई, क्योंकि केवल एक ही मोटर है तो पूरा का पूरा पावर इसी को मिलेगा, सॉरी पूरा पूरा पोटेंशियल इसी को मिलेगा 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। ओके, तो पोटेंशियल इसका 220 है और करंट कितना फ्लो हो रहा है 5, तो कितना आ जाएगा 110, 22 5 110 और एक 0 और ये, तो 1100 वोट। ये तो होगा आपका पावर। अब हमें एनर्जी निकालनी है, तो हमें पता है फॉर्मूला पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहां से एनर्जी क्या हो जाएगी पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम वैल्यू पुट कर दो, पावर 1100 और टाइम कितना है 2 आवर। इसको अगर सेकेंड में कन्वर्ट करूं, ठीक है, अगर इसको सेकेंड में कन्वर्ट करूं और अगर आर में रखना चाह रहे हो तो आर में भी रख सकते हो, पर अगर आप दूसरे सिस्टम में रख रहे हो एसआई सिस्टम के अलावा, तो हमें क्या करना है उस यूनिट को भी साथ में लिखना है, क्योंकि वो यूनिट लास्ट में जाके हमें लिखना पड़ेगी उसके साथ। ओके, तो मैं यूनिट भी लिख रहा हूं। तो पावर की तो वॉट और टाइम की कितनी है 2 आवर, तो 2 आवर। ठीक है, इसको एच लिख रहा हूं कैपिटल एच। तो कितना हो जाएगा ये 1100 इंटू 2 2200 और ये वॉट आर। ओके, वॉट आर। अब किलो, इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, देखो किलो करने के लिए पहले 2 0 है, किलो करने के लिए 1 0 और 10 से मल्टीप्लाई, पर अपनी मर्जी से तो कर नहीं सकता इसलिए 10 से डिवाइड भी कर देता हूं। तो क्या होगा 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 22,000 और ये डिवाइड में 10 और ये वॉट आर एज इट इज। मैं इधर लिख रहा हूं थोड़ा, ठीक। तो पावर इक्वल्स टू, अब 22 बाय 10 को छोड़ दो, ये 30 को क्या लिख सकता हूं किलो, तो किलोवाट आर। ओके, हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी एनर्जी, ये एनर्जी। ओके, सो एनर्जी अब 10 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 2.2 किलोवाट आर। ये इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो जरूरी नहीं कि हमेशा हम जूल में ही कैलकुलेट करें, किलोवाट आर भी कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की। ठीक है, क्योंकि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कैलकुलेट होता है किसके बेसिस पर, कि कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है। ओके, और 1 यूनिट को कितना बोलते हैं 1 किलोवाट आर। तो एक नोट में ये पॉइंट भी हम लिख देंगे, नोट में एक पॉइंट लिख देंगे कि किलोवाट आर इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है कौन, किलोवाट आर। ओके, होप आपको चीजें क्लियर हो गई। फाइन, सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किया। तो एक बार पूरे चैप्टर के सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो इन सारे वीडियोस को हमें शुरू से एक बार और देखना है, सो दैट कि सारी चीजें हमारी क्या हो जाए क्लियर। ओके, इसमें एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्ट भी सारे हैं। ओके, इसके बाद हम वर्कशीट प्रोवाइड करेंगे, उस वर्कशीट को सोल्व करना है और
और अपने को अपने नॉलेज को जज करना है कि जितना हमारा कंटेंट है एनसीईआरटी में वो सारा हमें समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, कहां पर हमें और ज्यादा उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है वो हमें पता चल जाएगा, पर सबसे सबसे पहली प्रायोरिटी पे क्या करना है, एनसीईआरटी को हमें सोल्व करना है। फाइन, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर कुछ भी डाउट आए तो यू कैन कमेंट एंड शेयर with me, okay, so that your doubts can be cleared. Fine, so thank you very much, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।